Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक के शुरुआती दिनों से। भारत का एक परिवार है, वेदाम परिवार, जिसके जो मुखिया हैं वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर तैनात हैं और नई नई उनकी शादी होती है और परिवार मूल रूप से परिवार का ताल्लुक मुंबई से है। तो जॉब करते हुए उनके घर में अब नई खुशी आने वाली होती है, तो जो वेदाम दंपत्ति है वो वापस मुंबई आती है और मुंबई में उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम है सुबु वेदाम। कुछ दिनों तक वेदाम दंपत्ति अपने बच्चे के साथ, यानी घर में आए नए नए मेहमान के साथ मुंबई में रहती है और उसके बाद ये दंपत्ति जो है ये वापस पेंसिल्वेनिया लौट जाता है और साथ में अपने छोटे से बच्चे सुबु वेदाम को भी ले जाता है। अब चूंकि सुबु का जन्म जो है वो भारत में हुआ था, तो वो अमेरिकी नागरिक नहीं है, लेकिन अमेरिका के नियमों के मुताबिक कुछ साल तक वहाँ रहने और चूंकि माता पिता अमेरिकन हैं या अमेरिकी नागरिक बनने वाले हैं, तो ऐसे में बच्चे को भी अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो खैर, इस बच्चे के ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो अमेरिका में ही होती है। बेशक उसका जन्म भारत में हो, वो अमेरिका में स्कूलिंग करता है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद कॉलेज में भर्ती होता है। वहीं के माहौल में बिल्कुल रच बस जाता है। अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है और उसके सारे दोस्त भी अमेरिकी बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर मूल रूप से वो बेशक भारतीय हो, लेकिन किसी अमेरिकन से किसी मामले में कम अमेरिकी वो बच्चा भी नहीं था। तो खैर, और ये जो सुबु वेदाम है ये स्कूल पूरी करने के बाद कॉलेज भी पहुंचता है। लेकिन कॉलेज में एक ऐसी घटना होती है जिससे अचानक एक बहुत ब्राइट चाइल्ड, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, उसकी तकदीर बदल जाती है। 1980 में सुबु का जो कॉलेज में रूममेट था, थॉमस किन्सर, उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तब सुबु बिल्कुल एक नौजवान लड़का होता है और ऑब्वियसली थॉमस किन्सर नाम के जिस लड़के की मौत होती है वो भी नौजवान है। सुबु पर इल्ज़ाम बहुत गंभीर लगता है और वो इल्ज़ाम है थॉमस के कत्ल का। सुबु को वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सुबु जो है वो लगातार अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, अपनी दलील देता रहता है, अपने आप को बेगुनाह बताता है। लेकिन जो अमेरिकी पुलिस है वो इस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद सुबु के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं है कि सुबु अकेले ही कोई सस्पेक्ट है। इसके सुबु के अलावा कॉलेज के कुछ और भी लड़के हैं जो थॉमस किन्सर की मौत के मामले में सस्पेक्ट हैं। लेकिन वहाँ की पुलिस जो है उन बच्चों के साथ या उन नौजवानों के साथ थोड़ी रियायत बरतती है और वो जो भी अनजाना कारण हो, सुबु को कत्ल के मामले में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है, चालान भी पेश कर दिया जाता है और आखिरकार सुबु को इस मामले में कन्विक्ट भी कर दिया जाता है और उसे सज़ा हो जाती है। कत्ल के मामले में अमेरिका में सज़ा जो सुबु को उस समय हुई थी, उन दिनों में 80 के दशक में, बल्कि 1980 में ही, वो सज़ा होती है 40 साल की। 40 साल तक वो जेल की सज़ा सुनाई जाती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले रहना है हाई सिक्योरिटी जेल में। आप सोचिए कि एक लड़का जिसके माता पिता भारतीय हैं वहाँ जाते हैं एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद लिए, सोचते हैं कि बच्चे की भी परवरिश अच्छी हो जाएगी, बच्चा बुलंदियों पर पहुँचेगा, लेकिन किस्मत या तकदीर उसको इस मुकाम पर ले जाती है कि 40 साल उसे जेल की सज़ा हो जाती है। इससे पहले कि वो ठीक से जवान हो पाता, दुनिया को देख समझ पाता, मैच्योर होता, उसकी ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे घुटने लगती है। अब सुबु की किस्मत पर उसके घर वाले भी बहुत दुखी होते हैं। वक्त गुजरता है, 40 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इस बीच होता यह है कि सुबु के माता पिता का भी निधन हो जाता है। वो अपने बच्चे को जेल की सलाखों के बाहर कभी भी देख नहीं पाते।
अलबत्ता वो हर हफ्ते अपने बेटे से मिलने ज़रूर जाते हैं, हर हफ्ते आंसुओं का सैलाब आता है, हर हफ्ते बेटा कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, और इसी तरह से वेदाम परिवार की ज़िंदगी चलती रहती है। एक अजीब सा खालीपन उस परिवार में है क्योंकि घर का इकलौता बेटा वो जेल में है। तब तक इस परिवार में एक बच्ची का भी जन्म हो चुका था जो सुबू की बहन है, नाम है सरस्वती वेदाम। तो सरस्वती का जन्म तो अमेरिका में ही हुआ था, पेंसिल्वेनिया में, तो वो भी वहीं रह रही थी। तो परिवार में कुल 4 लोग थे और 4 में से जो घर का चश्मो चिराग था बेटा, वो जेल में था। साल दर साल गुजरता रहा, घर वाले इस मामले में लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सुबू को कोई राहत नहीं मिली। 1980 में ही हत्या हुई और बमुश्किल सज़ा भी 80 के आखिरी दिनों में, या बहुत ज़्यादा हो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 1981 के आसपास हो गई होगी। 2022 में इस मामले में जाकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यह आता है कि घरवाले जो लगातार इस मामले में अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो कोर्ट की भी आंखें खोल देते हैं। वो सबूत ऐसे हैं, पता चलता है कि जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, यानी प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं, जिन्होंने सुबू वेदाम के खिलाफ मुकदमा चलाया था, उन्होंने सुबू जो बेकसूर है, उस पर जो कोई जुर्म नहीं बनता है, इस चीज़ के हक में जो सबूत थे, उन सबूतों को प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों ने कंसील कर दिया था, यानी छिपा दिया था। इसको अगर उल्टे शब्दों में कहे तो सुबू के खिलाफ जानबूझकर सबूत गढ़े गए थे। इस तरह की बात 2022 में जाकर सामने आती है। एक आदमी, जैसे मान लीजिए किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, कत्ल हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और दूसरा आदमी उसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली उससे समझ लीजिए 20 किलोमीटर दूर कत्ल के समय में किसी दूसरी जगह पर है, सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है। तो ये दोनों चीज़ें उस समय तो नहीं था, मैं जस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है। तो मान लीजिए ये दोनों चीज़ें ये प्रूव करती है कि बंदा मौके पर नहीं था जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। तो इन चीज़ों को, इन सबूतों को अदालत के सामने लाया जाना चाहिए ताकि किसी आदमी की बेगुनाही साबित की जा सके। लेकिन उस समय जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी अमेरिका की, जिन्होंने सुबू को गिरफ्तार किया था, उन्होंने इस तरह के कुछ सबूतों को छिपा दिया। और एक तरह से देखा जाए तो अदालत की आंखों में धूल झोंक कर सुबू को इन लोगों ने उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए, और सुबू को अदालत ने जो सबूत सामने लाए गए, चाहे वो बनावटी सबूत ही क्यों ना हो, उसके आधार पर सज़ा सुना दी 40 साल की। 2022 में ये तथ्य सामने आया। इसके बाद फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और 2025 में इस मामले में एक बहुत रिमार्केबल फैसला सामने आया, जिसमें अदालत ने सुबू वेदाम को बेकसूर माना, निर्दोष मान लिया, और ये भी कहा कि जिस तरह से सुबू वेदाम को इतने सालों तक कन्फाइनमेंट में रखा गया, वो इस बात का एक सबूत है कि सुबू वेदाम के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, और उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। यहाँ एक ख़ास बात यह भी है कि 1980 में जब थॉमस किन्सर नाम के उस लड़के की हत्या हुई थी, उसके कुछ ही साल बाद अमेरिकी कानूनों के मुताबिक सुबू वेदाम को जो है यूएस की सिटीजनशिप भी मिलने वाली थी। लेकिन कत्ल के मामले में वो गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, तो सिटीजनशिप वाली बात तो ऐसे ही खटाई में पड़ गई, और मूल रूप से वो भारतीय था तो उसे एक भारतीय के तौर पर ही ट्रीट किया जाने लगा। लेकिन इतने सालों के बाद 2025 में उसे अदालत ने बरी किया और कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। सुबू के परिवार में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन अमेरिका में सुबू की बहन सरस्वती रहती हैं और 2 प्यारी प्यारी भांजियाँ भी सुबू की हैं जो अमेरिका में ही हैं। वहीं पढ़ लिख करके उन्होंने भी अपना करियर आगे बनाया है। तो ये परिवार जो है हमेशा सुबू के टच में रहा, सुबू के पास ये लोग आते जाते रहे, और सुबू भी अक्सर जब भी समय मिलता, जेल से छूट मिलती, इजाज़त होती, वो इन्हें फ़ोन पर कनेक्ट करते, बातचीत करते। तो एक तरह से सुबू जेल में रहते हुए अपने परिवार के साथ उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा। लेकिन इतने सालों के बाद, तकरीबन 40 सालों के बाद, जब सुबू को जेल से रिहाई मिल रही थी, तब उन्हें फिर से अमेरिका की आइस पुलिस ने उठा लिया। आइस पुलिस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जिसका काम है अमेरिका में गलत तरीके से घुस आए लोगों को डिपोर्ट करके उनके मूल देशों तक पहुंचा देना। तो सुबू के खिलाफ जो है
एक और मुकदमा था जिसकी सुनवाई उसी समय में हुई थी जब कत्ल का ये मुकदमा सुबू पर चल रहा था, और वो मुकदमा था LSD नाम के एक ड्रग की चोरी और उसकी खरीद फरोख्त का, यानी बेचने का। इस मामले में सुबू को तकरीबन 3 साल की सज़ा हुई थी। तो कुल जमा अगर देखा जाए तो 43 साल की सज़ा थी, 43 ईयर्स। लेकिन अब जब उसकी सज़ा तो पूरी हो ही गई थी, इस मामले में भी 40 साल बाद जब सुबू एक तरह से जेल से जब रिहा हो रहा था, उस समय पता चला कि वो बेकसूर है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। तो कोर्ट ने भी इस मामले में सुबू को बरी तो किया ही, साथ ही ये भी कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन इतना होने के बावजूद आइस पुलिस ने सुबू को फिर से हिरासत में ले लिया, ये कहते हुए कि सुबू को अब अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत भेज दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि भारत में दूर के रिश्तेदार तो होंगे, लेकिन जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर है सुबू के, वो अमेरिका में ही थे। तो ऐसे में सुबू जो है वो अमेरिका से भारत वापस आने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। ऐसे भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त, बेशक जेल में ही सही, अमेरिका में गुजारा था। स्कूलिंग, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में की थी। तो अमेरिका के माहौल में जिस तरह से वो रचे बसे थे, भारत आकर एक नई शुरुआत करना उनके लिए शायद मुश्किल भी होता। तो उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया और कोर्ट में फिर से अपनी फरियाद की और कहा कि वो जो है डिपोर्ट होकर भारत नहीं जाना चाहते हैं। इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है एक पार्टी थी जिसकी जिम्मेदारी थी कि सुबू को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत पहुंचा दिया जाए, और वो इस मामले में मुकदमा ये डिपार्टमेंट लड़ रही थी। और सुबू ने अपनी जो फरियाद की उसमें सुबू ने बताया कि यहाँ मेरा परिवार है, परिवार वालों के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हूँ, और आज की तारीख में मेरी उम्र 64 साल की है, 64 ईयर्स। मैं जब से जेल गया हूँ तब से मेरा व्यवहार अच्छा रहा है, और मैंने जेल में न सिर्फ पढ़ाई की, खुद कई डिग्रियां हासिल की, बल्कि दूसरे जो इनमेट्स हैं, दूसरे जो कैदी हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया। और इस बात को जब मुझे बरी किया गया तब कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया, और कोर्ट ने ये कहा कि एक सिटीज़न के तौर पर मैं काफ़ी ग्रोन अप हूँ आज की तारीख में, और मैंने बहुत मैच्योर और डिसेंट बिहेवियर जेल में डिस्प्ले किया है, शो किया है। तो इसलिए मुझे कम से कम अब बाकी की ज़िंदगी अमेरिका में रहने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अमेरिका में रहने की इजाज़त मिलेगी तो मैं पेंसिल्वेनिया में तो नहीं, लेकिन मैं कैलिफोर्निया जाना चाहूँगा। वहाँ मेरे परिवार के लोग हैं और मैं उनके साथ रहूँगा, और वहाँ एक PhD के प्रोग्राम में भी मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये कि वो आगे भी अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ने पढ़ाने के काम में रचना बसना चाहते थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, सुबू के पिता भी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो परिवार में एक पढ़ने लिखने का माहौल था। तो सुबू की ये सारी बातें जो है वहाँ के कोर्ट को कन्विंसिंग लगी, और कोर्ट ने सुबू के हक में फिर से एक बड़ा ही आउट ऑफ द वे जाकर एक फैसला दिया। आमतौर पर ड्रग्स के मामले में जो भी लोग कन्विक्ट होते हैं अमेरिका में, किसी दूसरे जुर्म में सज़ा पाने के बाद अमेरिका उन्हें डिपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ड्रग्स के मामलों में जो कन्विक्ट होते हैं उनको अक्सर डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सुबू के मामले में कोर्ट ने एक अलग से फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, जिस तरह से उन्होंने जेल में अपना व्यवहार दिखाया, पढ़ाई की, हायर एजुकेशन जेल में रहते हुए लिया, दूसरे कैदियों को पढ़ाया, जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा, आगे भी वो पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं, परिवार के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, प्लस जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की बातें उन्होंने अब 64 साल की उम्र में कोर्ट में आकर की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कपन में उनसे जीवन में कई गलतियां हुई नए उम्र में, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया था। तो एक तरह से सुबू ने इशारों इशारों में ये माना कि LSD के मामले में जो है वो शायद दोषी थे। इशारों में माना, क्यों माना? क्योंकि सुबू ने इस मामले में नो कॉन्टेस्ट चूज किया था। नो कॉन्टेस्ट मतलब किसी भी मुकदमे को नहीं लड़ने का फैसला करना, यानी वो न तो खुद को बेकसूर मानते हैं और न ही गुनहगार मानते हैं। ऐसे में जब नो कॉन्टेस्ट कोई चूज करता है तो फिर जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की होती है कि वो जो मुलजिम है, अगर वो नो कॉन्टेस्ट चूज करता है तो उसे वो सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में क्या सबूत पेश करती है, एजेंसी सबूत पेश करती है और सुबू को उस मामले में सज़ा होती है। तो एक तरह से सुबू इशारों ही इशारों में ये कहते हैं कि नए उम्र में, लड़कपन में मुझसे कई सारी गलतियां भी हुई थी, लेकिन मैंने उन गलतियों को सुधारा है और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर, एक अच्छे अमेरिकी नागरिक के तौर पर अब मैं बाकी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो कोर्ट इस बात को अप्रिशिएट करता है और कोर्ट ये फैसला करता है कि सुबू को
ड्रग के मामले में दोषी करार दिए जाने के बावजूद और 43 ईयर्स अराउंड जेल में रहने के बावजूद अब जब उन्हें आज़ादी मिल रही है तो इसके बाद उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट करके दुनिया में कहीं और या भारत नहीं भेजा जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किसी आदमी के साथ इंसाफ होता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन असल में ये घनघोर नाइंसाफ़ी की कहानी है। कोई एक ऐसा आदमी जो बेगुनाह हो, जिसके खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो, बियॉन्ड डाउट जिस पर जुर्म साबित ना होता हो, उस आदमी को 40 सालों तक कत्ल जैसे संगीन जुर्म में सलाखों के पीछे रखा जाए और उसके बाद जब आज़ादी मिले फिर से उस पर मुकदमा चलाया जाए और कहा जाए कि डिपोर्ट करके भारत भेज दिया जाए, तो आप समझिए कि उस आदमी के साथ कानून के नाम पर और इंसाफ के नाम पर कितनी ज़्यादती हुई। लेकिन अब सुबू की ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। कोर्ट ने जो DHS डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी अमेरिका, उसको ये कहा है कि आपके पास 30 दिनों का समय है। हमने जो फैसला सुनाना था हमने सुना दिया। अगर आप इस मामले को लेकर अपील करना चाहते हैं तो कोर्ट में अपनी बात रखिए, अदरवाइज सुबू को एक आज़ाद नागरिक की तरह जीने की छूट दे दी जाएगी। तो ये है पूरी कहानी। अक्सर हम ये सुनते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस या मुकदमे आते हैं जिसमें कोई आदमी झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है और वो सालों साल बगैर किसी जुर्म के जेल में रहता है, या 100 रुपए की चोरी के मामले में पता चला कि 10 साल जेल काट कर आ गए। इस तरह की बड़ी दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं। लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश में, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को दिया करते हैं, वहाँ जस्टिस सिस्टम का क्या हाल है या वहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये भी जानना अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग और हैरान करने वाली बात है। तो ये थी पूरी कहानी, बहुत दर्द भरी कहानी सुबू वेदाम नाम के एक नौजवान बच्चे की, जिसकी उम्र अब 64 साल की हो गई। एक तरह से पूरी ज़िंदगी ही निकल गई। इस घटनाक्रम पर और वहाँ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से कानपुर में कुछ लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट करने का इलीगल रैकेट चला रहे थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और एक बड़े रैकेट का खुलासा वहाँ की पुलिस ने किया है। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। महिपाल सिंह ने कहा है कि जो MBA छात्र है जिसने अपनी किडनी जो है बेचने का फ़ैसला किया, वो बहुत ही दुखद है और उन्होंने कहा कि ये कलयुग है और इस दौर में शायद कुछ भी हो सकता है। अशोका शुक्ला ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई हुई किडनी रैकेट के लोगों पर, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो इस रैकेट में शामिल हैं, और ऐसा लगता है कि सफ़ेद पोश और नेता किस्म के लोग भी हैं, अलग अलग राज्यों के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उन लोगों तक भी पुलिस या कानून के हाथ पहुँचेंगे? उन्होंने ये सवाल पूछा है, यानी उनके मन में ये चिंता है। रमाशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा है और उन्होंने लिखा है कि नैतिकता का अभाव और हॉट बेरोज़गारी। उन्होंने कहा है कि बेसिकली इनका ये कहना है कि किडनी रैकेट के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि नमस्कार सर जी, वेरी वेरी सैड स्टोरी, ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को किडनी रैकेट वाले फंसाते हैं। अम्मू जान के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है लव फ्रॉम पटियाला पंजाब, पटियाला आओ सर कभी। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मैं बताऊं, अगर आप पटियाला से हैं तो मैं पटियाला में रहा हूं और उन दिनों मैं पटियाला दैनिक भास्कर में काम करता था और बहुत अच्छा वक्त मेरा गुजरा, चाहे वो थापर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाना हो और पंजाबी यूनिवर्सिटी जाना हो और पटियाला शहर में अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग के सिलसिले में घूमना हो, NIA वहाँ पर है, NIS माफ़ कीजिएगा, NIS है, वहाँ जाना हो। और पटियाला में एक बड़ा मशहूर ढाबा है, बंगाली ढाबा, जहाँ हम लोग जब बैचलर थे तो वहाँ हमारा रोज़ लंच डिनर वहीं हुआ करता था। तो जो भी पटियाला के लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ओलिवर मचादो के नाम से एक आईडी है, वो हमारे लिसनर हैं, बीच बीच में कमेंट करते हैं और उन्होंने कहा कि सच नोटोरियस अनस्क्रपलस इंडिविजुअल्स हु आर डॉक्टर्स नीड टू बी सीवियरली पनिश्ड। बहुत धन्यवाद आपका ओलिवर मचादो साहब, ओलिवर साहब। इनके समथिंग राजभर, ओके, नकुल राजभर के नाम से एक आईडी है। उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है। बलकार सिंह धंजू साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। कुलदीप भारद्वाज जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परवेज़ अहमद साहब हैं और रंजन डी कामले साहब हैं, रेखा बभोर और PK चंद्रा और सौरभ गलमा। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना और उसका जवाब देना संभव नहीं है। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।